नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं भारत समाचार। उत्तर प्रदेश के चुनावों के बाद से एक सवाल लगातार गूंज रहा है कि क्या 2022 के नतीजे 2024 का निर्णय हो जाएंगे। और ये बात इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के चुनावों के नतीजे आने के बाद और बाकी के 3 राज्यों के नतीजे आने के बाद ये कहा कि जो 2022 में बहुमत मिला है 4 राज्यों में सरकार को, उसका हमें फल 24 में दिखेगा। और इसीलिए तब से यह सवाल अहम हो चुका है कि इस बार का 22 का जो परिणाम था वो 24 में क्या रंग लगाता है। क्या विपक्षी पार्टियों की सारी रणनीति एक बार फिर से धराशायी हो जाएंगी? क्या एक बार फिर से मोदी मैजिक चल जाएगा 24 में? क्योंकि अभी देखिए 24 के चुनाव में 24 महीने हैं और इन 24 के चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अभी से कमर कस चुकी है। उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत खास है क्योंकि सबसे ज्यादा अगर सांसद कहीं से चुनकर आते हैं तो उत्तर प्रदेश से आते हैं। 80 सीटें सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से है और इसीलिए यह सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या यूपी के नतीजे जो 22 के हैं वो 24 में भारतीय जनता पार्टी के लिए कारगर साबित हो जाएंगे। इन तमाम मसलों पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे बीच हमारे खास मेहमान जुड़े हुए एक एक करके उन सभी से मैं आपका तारुफ सबसे पहले करवा देती हूं। अशोक पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और SM अशरफ है, नेता सपा के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। RP सिंह चौहान जी हैं, RLD के हैं, वो हमारे साथ अभी जैसे ही ज्वाइन करेंगे हम उनका भी आपसे तारुफ कराएंगे। लेकिन इसी के साथ रजा रिजवी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अशोक पांडे जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। इस बार देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 22 में तो कमाल कर दिया है और 80 सीटें भी यहीं से आएंगी लोकसभा के चुनाव में 24 में। तो ऐसे में क्या तैयारी है आपकी? देखिए, आपको बता दें कि हम लोग सरकार भी चला रहे थे, आम जन के का विश्वास भी हासिल कर रहे थे, लोगों में काम भी कर रहे थे और उसके साथ हम अपने संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं। हम करते हैं 5 साल लगातार बूथ स्तर से लेके हमारा ये मानना है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। तो बूथों की संरचना हम मजबूत करते हैं, पन्ना प्रमुख से लेके और आम जन का जो सरकार की योजनाएं हैं उसे पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए जनता हमें जिताने का काम करती है। विपक्षी दल चुनाव के दौरान ही खाली तिकड़म करने का काम करते हैं। ये उनसे मिल गए, वो उनसे मिल गए, ये MOI हो गए, वो XY हो गए, राजभर जी हंस के इधर चले गए, वो रो के उधर चले गए। हम इसमें नहीं पड़ते। हमारा कहना है A to Z हमारा है, हमें जान से प्यारा है। हमारी जो भी योजनाएं आई, हमने हिंदू मुसलमान नहीं देखा, सिख पठान नहीं देखा और अगड़ा पिछड़ा नहीं देखा, जिसके चलते कई दल हाशिए पे आ गए। कांग्रेस जैसी पार्टी से ज्यादा नोटा वोट उत्तर प्रदेश में पड़ा है, यानी कांग्रेस पार्टी लगभग पाताल में चली गई। बहुजन समाज पार्टी के हाल आप देख, क्योंकि जो लोग जाति और संप्रदाय फैला के वोट मांगते थे, हमने उसको खत्म किया है, जातिवाद को खत्म किया है। हमने अंतिम आदमी के विकास की बात कही है, विकास किया है, इसलिए जनता हमें फिर से सल्तनत सौंपी है और दिल्ली का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा, निश्चित जाएगा और भाजपा का परचम लहराएगा, कमल खिलेगा। चलिए, आप आश्वस्त हैं और देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के जो नतीजे हैं वो लोकसभा के चुनावों के लिए बहुत अहम और बहुत मायने रखते हैं, यानी कि देश की सरकार के लिए। बिल्कुल। और अब मैं आती हूँ SM अशरफ जी, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि समाजवादी पार्टी के अगर हम देखें अभी जो कैंडिडेट हैं वो 5 हैं उत्तर प्रदेश से लोकसभा में। तो ऐसे में ये आंकड़ा आपका बहुत कम है, हालांकि आपके साथ गठबंधन में है अब तो। और हमने जैसा कि 19 में देखा सारा विपक्ष एक साथ आ गया था और ये कहा था कि मोदी लहर को हम रोकेंगे, हालांकि वो रुक नहीं पाई। इस बार क्या रणनीति होगी आपकी, क्योंकि 22 का नतीजा तो आपके फिलहाल हक में नहीं गया? देखिए, रणनीति बहुत साफ है। जितने दलित हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, माइनॉरिटीज है, उनके साथ ही हमको अपना कॉम्बिनेशन बना के मजबूती के साथ जाना है और समाज के वो दूसरे तबके जो सेकुलर राजनीति में विश्वास करते हैं उनको साथ में लेके सरकार को हम बदलेंगे। जहां तक सवाल है 5 सीटों का, ठीक है, ये इत्तेफाक होता है, कभी कभी चुनाव में ऐसा होता है। माननीय अटल बिहारी जी की और जो है आडवाणी जी की मौजूदगी में भी भाजपा को सिर्फ 2 सीटें आई। आज हालत यह है कि वो पूरे देश में लगभग तकरीबन जगहों से सीटें लेके आ रही हैं। तो चुनाव में ऐसा हो जाता है, बास टाइम आप कैलकुलेशन करते हैं, कुछ आपके खिलाफ चला जाता है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है
कि इस बार जो कॉम्बिनेशन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनाया है और जिस तरह से वो लड़ाई जो है शोषितों, वंचितों, दलितों, माइनॉरिटीज की लड़ रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है जनता इसको विश्वास करते हुए इस बार जो आगे चुनाव आएगा उसके अंदर समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत और अच्छी आपने सही कहा कि आपके मुद्दे जो आपने उठाए इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को लोग कह रहे थे कि भुगतना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं उस तरीके से नतीजों में। अब आपके मुद्दे क्यों नहीं काम आए, क्या कहेंगे आप इस पर? क्योंकि आप मुद्दे तो उठा रहे थे लेकिन उसका कुछ असर हुआ नहीं खास। नहीं, देखिए सामाजिक समीकरण की लड़ाई थी। जहां तक मुद्दे हैं, मुद्दे पूरे काम आए, मुद्दे पूरे जमीन पे थे। चाहे वो मसला स्टूडेंट्स का रहा हो, चाहे बेरोजगारी रही हो, चाहे गरीबी रही हो, इस पे लोगों ने विश्वास किया और माननीय अखिलेश यादव के साथ जमीन पे उतरे वो। अब कभी कभी होता क्या है, जब सामाजिक समीकरण आप साधते हैं तो बहुत से लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई, जैसे कि हम अपर कास्ट की बात कर रहे हैं। काफी लोगों को लगा कि शायद जो भाजपा की सरकार जिस तरह से दमन कर रही थी, खासतौर पे मैं ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं, लेकिन जब चुनाव आता है तो उनकी 95% जो है उनकी परसेंटेज बीजेपी के साथ चली जाती है। तो चुनावी राजनीति में कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप समझते हैं कि समाज बहुत पीड़ित है, बहुत दबा हुआ है, इसके साथ जातियां हुई हैं, तो उठाते ताकि हम सत्ता की चाबी पा सके। और अगर ऐसे में आपके मुद्दे काम में आते तो आपको फिर क्या ही कहे, आपको तो पार्टी से टाटा बाय बाय कहना चाहिए। आपके मुद्दे नहीं काम कर रहे हैं बिल्कुल नहीं, मुद्दे बिल्कुल काम कर रहे हैं और मुद्दे नहीं काम कर रहे होते तो 47 से आपकी ये पोजीशन नहीं होती कि 100 सीटें आसपास ऐसी हैं जो 2000 से 4000 के बीच में हम आ रहे हैं। तो हार जीत तो एक फैक्टर होगा, उसके बहुत सी वजूहात होती है, उसकी समीक्षा हो रही है। जहां तक मुद्दों का सवाल है, मुद्दे ही आज हैं जो बीजेपी को जो ये डर सता रहा है कि ऐसा अगर यही मुद्दे चलते रहे तो आगे सरकार जो है बिल्कुल इनके 2024 में नहीं बनने पाएगी और इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश सिंह यादव को होगा। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपके मुद्दे थे उसका आपको फायदा मिला, यकीनन आपने सीट बढ़ाई, आपका वोट प्रतिशत भी यहां पर बढ़ा है, लेकिन रिजल्ट में आपके जीत जैसा शब्द नहीं आ पाया। रजा जी, मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति लोकसभा के चुनावों में, प्रधानमंत्री के चुनावों में बहुत खास हो जाती, क्योंकि अगर देखा जाए तो 14 प्रधानमंत्री हुए हैं अभी तक उत्तर प्रदेश में, अभी हमारे वर्तमान के, और ऐसे में 9 प्रधानमंत्री तो ऐसे हैं जो सिर्फ उत्तर प्रदेश से आए। चाहे आप नेहरू जी को ले लीजिए, चाहे वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, तो ऐसे में सिर्फ 9 प्रधानमंत्री दे दी उत्तर प्रदेश ने। तो ऐसे में इसकी भूमिका कितनी खास, और ऐसे में हर एक दल को ये समझना कितना जरूरी हो जाता है आज के इतिहास में को अगर देखें तो? देखिए, उत्तर प्रदेश लोकसभा की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल। और उस महत्वपूर्ण बिंदु का एक सबसे ऊपर जो वो है वो ये है कि यहाँ 80 सीटें जीती जाती हैं, और किसी भी पार्टी को अगर मान लीजिए एक अच्छी सीटें मिलती हैं तो उसका लोकसभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश कोई भी पार्टी, चाहे जो पार्टी हो, वो चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, वो उत्तर प्रदेश को मजबूत करना चाहती है, उत्तर प्रदेश को छोड़ना नहीं चाहती है। बिल्कुल। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी स्टाइल है काम करने की, और हमें लगता है कि और जो पार्टियां हैं उनको उससे कुछ सीखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। जैसे अभी ताज़ा आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, उसका रिजल्ट घोषित हुआ, दिल्ली में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में वहाँ जो है प्रधानमंत्री स्पीच देते हैं, और दूसरे दिन वो पहुंच जाते हैं कहाँ? गुजरात। जबकि गुजरात दिसंबर में चुनाव होना है, अभी नहीं, दिसंबर में होना है, और रोड शो हो रहा है। 2 दिन तक रोड शो हो रहा है। इसके रोड शो के मतलब क्या? राजनीतिक व्यक्ति जो भी काम करता है उसका पूरा दिमाग ये रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा वोट निकाल करके अपनी पार्टी की सरकार कैसे बनाएं। ये हर टाइम उसके 24 आवर्स उसके दिमाग में, जो राजनीतिक व्यक्ति हैं उनके दिमाग में 24 आवर्स ये रहता है। और आप देखिए कि वहां 2 दिन उन्होंने अपने पूरे माहौल बनाया और रोड शो किया। और पार्टियां कहां हैं? हाँ। अभी और पार्टियां तो ना गठबंधन कर पा रही हैं, अभी कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो चिंतन कर रही हैं, हार का मंथन कर रही हैं, और चिंतन मंथन में भी वो मंथन नहीं अभी हो पाया, ना चिंतन हो पाया। तो ये बहुत बड़ा, शिवानी जी, ड्रॉबैक है और पार्टियों का। चलिए रजा जी, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि यहाँ पर देखिए भारतीय जनता पार्टी 22 का चुनाव जीत गई। जश्न मनाने का उन्होंने उतना वक्त भी नहीं लिया जितनी तैयारी में जुट गई है, क्योंकि अब आगे चुनाव गुजरात के भी, हिमाचल प्रदेश के भी और कर्नाटक के भी। आपने एग्जांपल भी दिया, गुजरात का तस्वीर हमने देखी थी। चुनाव के अगले दिन नतीजों के बाद पहुंच गए थे प्रधानमंत्री गुजरात, वहां पर रोड शो कर रहे थे। अशोक पांडे जी, आप तो ना खुद आराम करते हैं ना विपक्ष को आराम करने देते हैं, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। आप तो विपक्ष के लिए लकीरें खींच रहे, चिंता की आप। देखिए, विपक्ष तो खाली अभी अपने साथी तालमेल की बात कर रहे थे। सेकुलर ताकतों को एक करेंगे, फिर
अब ब्राह्मणों को एक करेंगे, फिर मुसलमानों को एक करेंगे, फिर वही गलती करने लगे ये साथी। हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। हमने हिंदू मुसलमान सिख पठान नहीं कहा, बल्कि हम इनको सलाह देना चाहते हैं कि इससे उठो मेरे भाई, सांप्रदायिकता से ऊपर उठो, जातिवाद से ऊपर उठो, क्योंकि जनता उठ चुकी है। दलों को खत्म करने में लग गई है जनता। जातिवादी दल एक एक सीट पा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हम प्रधानमंत्री इस देश ने ऐसा पाया है जो 7-8 साल हो गए, एक बार भी प्रधानमंत्री ने छुट्टी नहीं ली। उत्तर प्रदेश के सीएम ने छुट्टी नहीं ली, अनवरत जनता की सेवा में लगे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि प्रधानमंत्री भी जब चुनाव होता है तो भाजपा के एक छोटे कार्यकर्ता की तरह उतनी ही मेहनत करते हैं जितना हमारा मंडल अध्यक्ष करता है, हमारा ब्लॉक अध्यक्ष करता है, जितना हमारे बूथ अध्यक्ष मेहनत करते हैं, उतने हमारे नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी करते हैं। ये भी सीख लेना चाहिए लोगों को। चलिए अशरफ जी, आपने सुना अशोक जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हम आराम नहीं करते, हम दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं। आपकी पार्टी कितना काम कर रही है अभी 24 के चुनाव को लेकर? क्योंकि कहा तो बार बार नहीं जा रहा कि अब 24 की तैयारी है, फिर 27 की तैयारी है, 22 की तैयारी आप कर चुके थे, 17 की तैयारी आप कर चुके थे, 24 की तैयारी कहीं नजर नहीं आ रही धरातल पर आपकी पार्टी की फिलहाल। देखिए ऐसा है, आज इनका वक्त है, इनके पास इनका समय है, ये जिस तरह की चाहे बात कर लें और सारी क्रेडिट अपने ऊपर ले लें। क्योंकि जब जीत होती है तो बहुत से ऐब जो है वो पर्दे के पीछे हो जाते हैं और सामने सिर्फ जीत नजर आती है। इस बात के लिए इनकी शुभकामनाएं हैं। लेकिन जहां तक सवाल इस बात का है कि ये कहते हैं जातिवादी पार्टी नहीं है, सबसे घोर जातिवादी राजनीति अगर कोई करता है तो भाजपा करती है। अच्छा। अगर ऐसा नहीं होता तो एक आदमी जिसका स्टिंग ऑपरेशन होता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो टिकटों को कैसे बेचता है, कैसे खरीदता है, और उसी निषाद पार्टी के साथ जाके समझौता करते हैं और ये कहते और ये उसके बाद ये कहते हैं कि जातिवादी राजनीति नहीं करते। सबसे ज्यादा जातिवादी राजनीति अगर कोई करती कहने के लिए तो सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं। लेकिन जब इन्हें अब बीच में ना बोलिए पांडे जी, आप बीच में मत बोलिए। आप बहुत शरीफ आदमी लग रहे हैं, लेकिन कैसी बातें कर रहे हैं आप? जरा सुनने का मादा रखिए। आप अपनी बातें बोल रहे थे, जरा सुनने का मादा रखिए। नहीं, आप बीच में ना आइए, आप बीच में ना आइए, आप मेरे सुन लीजिए। मुझे मालूम है कि आपको चुभ रही होंगी, मुझे मालूम है कि आपको ये बातें चुभ रही होंगी कि आपसे बड़ा घोर जो है जातिवादी राजनीति करने वाली कोई पार्टी है ही नहीं। आपने इसी तरह की राजनीति की, क्या जरूरत थी आपको ब्राह्मणों को सम्मेलन करने की? क्या जरूरत थी सारे लोगों के साथ बात करने की? चूंकि आपने एक ऐसा जहर घोल दिया है कि आपको बैकवर्ड राजनीति करने वाला कोई नेता पसंद नहीं। अब आगे आने वाले दिन में आपने ही बैकवर्ड फॉरवर्ड शुरू किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि यही बैकवर्ड और जो है मिलने के बाद और तमाम दूसरे लोग शोषित वंचित मिलने के बाद आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। आपकी यह राजनीति आप पे ही उल्टी पड़ने वाली है। बहुत जल्द आप इसका नतीजा देखेंगे कि जब सारी पार्टियां मिलकर ये तय करेंगी कि आपके साथ उसी फ्रंट पे खेलना है जिस फ्रंट पे आप खेलना चाहते हैं। आप जरा वापस आ जाइए, आपकी पार्टी की तैयारी क्या है जरा ये बता दीजिए 24 की। हमारी पार्टी की तैयारी है, सबके लिए हम बात कर रहे हैं, सबकी बातें हम कर रहे हैं, सबके लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सत्ता हमें नहीं मिली, सत्ता अगर हमारे पास आई होती तो जो हमारे वादे हमारे नेता ने किया था आप जमीन पर उतारने की कोशिश करते हैं। अब इन्होंने तमाम वादे किए, अब इनके टांगे हम खींचेंगे। क्योंकि देखिए अगर आपकी सत्ता होती, देखिए आपको भी बखूबी पता है कि 80 सांसद उत्तर प्रदेश से आते हैं अशरफ जी, और 80 सांसद उत्तर प्रदेश में आने का मतलब है कि हर 7वां सांसद उत्तर प्रदेश का होता है। तो आपको तो यूपी की राजनीति में जिस तरीके से आपने मुद्दे उठाए उनका कमाल, उनका प्रभाव नहीं दिख पाया आपकी पार्टी पर। तो ऐसे में इसका चिंतन मंथन तो करना होगा ना अगर 24 जीतना है तो आपको। मुद्दे कुछ नहीं होते, मुद्दे समय। अरे मुद्दों के आधार पे तो पार्टी जीतने का दम भरती है अशरफ जी, कैसे कह सकते हैं मुद्दे नहीं होते? अरे बात तो सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए शिवांगी जी। 2019 में क्या मुद्दे थे? तमाम इनकी कमियां थी। एक बालाकोट पुलवामा होता है और सारे मुद्दे उसमें गौड़ हो जाते हैं। तो बीजेपी को इस तरह की राजनीति सूट करती है और ऐसे समय में इनको मुद्दे भी इस तरह के मिल जाते हैं। सारे मुद्दे गौड़ हो गए और पुलवामा और बालाकोट में पूरा इलेक्शन हो गया। सही कहा, क्या जरूरत थी प्रधानमंत्री को बीच में सेना लेके आने की? लेकिन तो ये इस तरह के मुद्दे करते रहेंगे। हम समाज को मैं अशोक जी के पास जा रही हूँ, जनादेश को तो आप स्वीकारते ही होंगे ना। आपने मुद्दे उठाए 19 में भी, लेकिन कमाल तब भी नहीं हुआ। हम स्वीकार रहे हैं। अब आप सवाल पूछ रहे हैं, कि आपको क्यों नकार दिया? हमें नकारा नहीं,
हमें नकारा नहीं है। नहीं तो उसे देना था, मैंने हमें कहा दिया। 22 ठीक है, के आपके बाद मुद्दे हो 24 सकता की है ज्यादा तैयारी लोगों क्या को समझ में आ है। गए। मैंने कहा 22 के बाद 24 की तैयारी क्या है अशरफ जी, वो जमीन पर दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप अभी भी चिंतन मंथन में डूबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो गुजरात में जाके रोड शो कराए। 22 का जो ट्रेलर है, जो 22 का ट्रेलर है, इसी 24 को हम कंटिन्यू करेंगे। जो थोड़ी बहुत कमियां हमारी रहेंगी इनको नीचे लाएंगे और अपना परसेंटेज बढ़ाएंगे। अब इनको नीचे लाएंगे और अपना परसेंटेज बढ़ाएंगे। अभी हमने 10-12% बढ़ाया है, जिसको 5-6% और लाएंगे, इनको नीचे करेंगे। अशरफ जी, आपने यही हमारी भी तैयारी बातें कही, रजा जी कुछ कहना चाह रहे हो उस पर? रजा जी, आपने कुछ सुना और आपने उस पर कमेंट भी किया, मैं चाहती हूँ ऑन स्क्रीन भी आप उससे बोले। नहीं, अशरफ साहब जो बातें कर रहे हैं, सब बातें अपने पार्टी के बारे में, उसकी विचारधारा के बारे में, उसका जो जीत हार है उसके बारे में वो अपना सलीके से अपना आंकलन रख रहे हैं और बता रहे हैं और कह रहे हैं जैसा परफॉर्मेंस हमने किया है ऐसा परफॉर्मेंस हम लोगों का रहेगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि परफॉर्मेंस इनका रहा, 125 इनके एमएलए जीते इस गठबंधन के, तो अगर यही परफॉर्मेंस रखेंगे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 125 से कितने बनते हैं? हाँ बिल्कुल, ये मैं इनसे समझना चाहता हूँ। ये इन्होंने आपने सुना अशरफ जी क्या कहा रजा जी ने? नहीं, हम रजा साहब की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एक अच्छे एनालिस्ट हैं, इनकी सब बातें सराखों पे हैं। इनके किसी सवाल पे मुझे कोई ज्यादा कमेंट नहीं करना है, क्योंकि नहीं, सवाल तो वाजिब है ना अशरफ जी। देखिए, सवाल तो आपने कहा कि इनके सवालों को आप समझते भी हैं और रजा जी ने बहुत वाजिब सवाल किया, इसका जवाब आप दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं बात का जवाब दे रहा हूं, लेकिन रजा साहब को मैं सीधा जवाब नहीं देना चाहता। इनकी सब बातें सराखों पे हैं। मेरा सिर्फ कहना यह है कि 125 हम जीते हैं, तो आप ये भी गौर करिए कितनी ऐसी सीटें हैं जो बहुत मामूली मार्जिन से हम हारे हैं। हम कोशिश करेंगे उसको इंक्रीज करने की, और जाहिर सी बात है जब हम उसको बदलेंगे तो शायद हम सत्ता के नजदीक पहुंच जाते अगर हम उस मार्जिन पर नहीं हारते। तो ये चुनाव में हो जाता है बास टाइम, आप सोचते कुछ है होता कुछ है, उससे सबक लेंगे, समीक्षा करेंगे और आगे हम उसको ठीक करेंगे। अशरफ जी, देखिए, सबक बहुत जरूरी है लेना आपके लिए, क्योंकि अगर 301 भारतीय जनता पार्टी अपना सदन में अभी आंकड़ा सामने दिखा रही है कि वो फैक्ट है, बल्कि तो ऐसे में आप किसी तो 5 बहुत पीछे, और यूपी के भी चुनावों के अगर आप नतीजे 125 मान के चले तो वो भी आपके लिए 24 के लिए फिलहाल आपको कोई जीत का स्वाद चखाने के लिए काफी नहीं होंगे। तो इसलिए आप भी इसको लेके बहुत अलर्ट हो जाइए, आप भी लगातार दिन रात काम करना शुरू कर दीजिए। हमारे एक और मेहमान आरपी सिंह चौहान जी देखिए आ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरपी सिंह चौहान जी, आपने मैं लेट में ज्वाइन किया, लेकिन मैं आपके पास आती हूँ, उससे पहले मैं जल्दा अशोक जी के पास चलती हूँ। अशोक जी, आपके लिए सवाल मेरा ये है कि गठबंधन की सरकार हो या फिर बहुमत की सरकार हो, यूपी के जनता ने जिसे भरकर झोली भरकर वोट दिया वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गया। क्या आपके सिर पर, जैसा कि विपक्ष कहता है कि कोई घमंड तो नहीं चढ़ गया है भारतीय जनता पार्टी को, क्या वैसा है या फिर आप इसको कुछ और तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने राजनीति का, हिंदुस्तान की राजनीति का ट्रेंड ही बदला। हमने एक गठबंधन जो हुआ लगातार 7 वर्षों से इनके साथ गठबंधन है, हम उसका बखूबी निर्वहन कर रहे हैं, वो भी हमारे उस धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। दूसरी बात, एक ट्रेंड बदल गया। अब लोग क्या करते थे, पहले जातियों का गठबंधन बना लेते थे, शॉर्टकट राजनीति उत्तर प्रदेश में होने लगी थी। जातियों को गठबंधन को एक करते थे, वह उत्तर प्रदेश को शॉर्टकट करने की स्थिति में आ गया था। कोई एमवाई कर रहा था, कोई एक्सवाई कर रहा था, कोई किसी दुर्दांत अपराधी विकास दुबे का जब काउंटर हो रहा था तो परशुराम की मूर्ति लगा रहा था, ब्राह्मण है, अरे ब्राह्मण है, मतलब जिसने 7 लोगों की हत्याएं की पुलिस वालों की, उसकी मूर्ति लगाने लगे तो परशुराम की। तो इसको जनता ने एकदम नकार दिया है। जनता ने एक बता दिया कि इंदिरा गांधी की तरह अगर नाक रहेगी तो आपको हम सत्ता नहीं देंगे। आप महिलाओं को बरगला के महिला ही लड़ेगी कहेंगे तो सत्ता नहीं मिलेगी। आप एक्सवाई एमवाई करेंगे तो सत्ता नहीं मिलेगी। यूपी के 2 बेटे एक हुए हार गए, माँ बेटे एक हुए हार गए, बुआ बबुआ एक हुए हार गए, अजीत सिंह अखिलेश, जयंत चौधरी अखिलेश एक हुए हार गए। मेरा ये मानना है कि अब ये राजनीति का ट्रेंड बदला है। और आज अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती तो फिर सैफई महोत्सव होने लगता, मुल्तान अंसारी महात्मा गांधी बन के घूमने लगते, नेताजी गायत्री मंत्र का जाप करते, गायत्री प्रजापति मंत्र का जाप करते। उत्तर प्रदेश की जनता इस सबसे ऊब गई है। यूपी की जनता विकास चाहती है। इनसे मेरा करबद्ध निवेदन है
जब छोड़िए, अब आप राजनीति का ट्रेंड पकड़िए, उस पे आइए। डॉक्टर लोहिया कहते थे पूरा समाज हमारा परिवार है, और सपा कहती है परिवार ही हमारा समाज है। तो लेकिन अब परिवारवाद से ऊपर उठिए, सैफी महोत्सव से ऊपर उठिए, अपने आप सही हो जाएगा। कांग्रेस में आवाज उठने लगी कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरा बनाया जाए। क्यों? तो उन्हें मालूम है कि एक परिवार की पार्टी थी जो अब लगभग खत्म हो गई, नोटा से भी नीचे चली गई। चलिए, आपके इन सवालों का जवाब मैं अशरफ जी से ले लेती हूँ। अशरफ जी, आपने सुना वो क्या करें कि परिवारवाद से ऊपर उठिए, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाइए, जातिवाद के आंकड़ों से दूर होइए, क्या कहेंगे इस पर? उसी परिवारवाद के एक मेंबर को लेते हुए ये बड़ा फख्र महसूस करते हैं जब उसी परिवारवाद की एक बहू को अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं, तो उसको बहुत ज्यादा प्रोपेगेट करते हैं कि साहब देखिए उनके परिवार से उनकी बहू को हम लेके आ गए। तो इसका मतलब आपको भी हमारे वही संस्कार पसंद है, इसीलिए आपको जरूरत पड़ती है कि हमारी ही पार्टी को किसी मेंबर को लेके आइए, उसके बाद उसको बताइए साहब कि देखिए यादव परिवार से हम उनकी बहू को लेके आ गए। तो इतना ही अगर आपको नापसंद है तो जरूरत क्या आपको है? इनका क्या है, इनका चाल चरित्र, इनकी भाषा, इनकी बोल सबके माने इनके बेमानी है। ये बात करते हैं कि साहब जो है महोत्सव कराती है और दूसरी चीजें समाजवादी पार्टी कराती है। इनको आप देखिए, इनको शर्म नहीं आती कि डीजल पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ज्यादा है। आप इनको देखिए, नौकरियां कोई है नहीं। इनको अगर आप देखिए तो कड़वा तेल, रिफाइंड दाल की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अरे तो इनकी खुशकिस्मती है कि तमाम चीजें होने के बावजूद जनता इनके ऊपर अभी भी कहीं ना कहीं उसको लगता है कि शायद राष्ट्र हित में और देश हित में पार्टी कुछ बेहतर करेगी। लेकिन अब वो दिन बहुत दूर नहीं जब 2024 में इनके उस ढकोसले को उतार के जनता फेंकेगी और इनको आईना दिखलाएगी कि अब आप इस लायक नहीं कि भारत की गद्दी को आप संभाल सकें। विलाप करें। तो देखिए, आपने सुना अशोक जी क्या कहा। जातिवाद की बात करते हैं सबसे। आप उनकी घर की बहू को ले आए, वो कह रहे हैं कि आपको भी हमारी सोच पसंद है, इसका मतलब इसलिए आप हमारी परिवार की बहू को लेकर आप खुश हो रहे थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे दल की नियुक्तियों से नेताजी भी प्रभावित हो जाए तो आ जाए। यही नेताजी पार्लियामेंट में कह रहे थे मोदी जी आप दोबारा प्रधानमंत्री होइए, पहले बधाई। तो मेरा ये मानना है जो अच्छा काम करेगा, नेताजी ने बधाई दी, आज उनकी पुत्रवधू हमारे साथ है, कल हो सकता है धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव, राम नेताजी की दूसरी बातें भी याद कर लीजिए। नेताजी की वही बातें मत याद रखिए जो आपके बारे में वो कहते हैं, उसको भी याद कर लीजिए। धर्मेंद्र जी प्रभावित हो जाए, ऐसा नहीं होगा कि मीठा मीठा थू हो जाएगा, गड़ुआ गड़ुआ कब हो जाएगा। जो नेताजी ने और बातें कही उसको भी याद रखिए। जनता पार्टी आपको वो सारी बातें याद रहती हैं जो आपके लिए फिट बैठती है। हमारी सरकार से दुनिया प्रभावित हो रही है। हो सकता है आधा सफाई गांव भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। आपकी सरकार से कोई प्रभावित नहीं हो रहा है। आपकी सरकार कम्युनल एजेंडे में चल रही है और आपने कम्युनल एजेंडा देश में चालू कर रखा है। इसी बुनियाद पर आपकी सरकार चल रही है। इनसे जनाब आपकी सरकार कम्युनल एजेंडे में चलती है। आपकी हर वक्त कोशिश होती है कि कहां से हिंदू मुस्लिम पैदा किया जाए, दोनों को आपस में टकरा के कैसे सत्ता हासिल की जाए। आपकी कोई उपलब्धि नहीं सिवाय इस देश का माहौल खराब करने की और हिंदू मुस्लिम में आपस में लड़वाने के अलावा आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। पटेल से बड़ा अखिलेश यादव ने बताया कि नहीं, कोई एजेंडा आपके पास नहीं है। से जेल में मिलने आपका एक ही एजेंडा है। आप क्या बोल रहे थे? गर्मी ठीक करेंगे। आप बता रहे थे कि लोगों की गर्मियां ठीक कर देंगे, ये आपका एजेंडा है। तो अशरफ जी और अशोक जी देखिए, गर्मी ठंडी कर देंगे। अगर इस सीएम योगी ने कहा, उनका अपराधियों की गर्मी हम निकालेंगे, और आपके भी लीडर ने कह दिया ना कि हम तो भाप निकाल देंगे जो गर्मी निकाले। तो दोनों तरफ से ऐसे शब्द बोले गए हैं, सिर्फ एक पार्टी नहीं, ये दोनों तरफ से शब्द ऐसे बोले गए। ऐसे शब्दों का राजनीति में इस्तेमाल इस बार काफी ज्यादा हुआ है। तो इन शब्दों को सिर्फ आप एक पार्टी पर नहीं थोप सकते ना। आपकी पार्टी के लीडर तो कहते हैं भाप निकाल देंगे। खैर, मैं आऊंगी आपके पास, अब मैं आती हूँ। अशोक जी, मैं आती हूँ आपके पास। आरपी सिंह जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आरपी सिंह जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप देखिए, बीजेपी 22 में जीती, उत्तर प्रदेश की 63 सीटें जो हैं वो इस वक्त सदन में है भारतीय जनता पार्टी की। आपकी पार्टी कहां खड़ी है 24 की तैयारी में? अब तो सपा भी साथ है। देखिए, हम पहले भी जिन मुद्दों पर संघर्ष कर रहे थे, आगे भी उन मुद्दों पर संघर्ष करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल ही संगठनात्मक सुधार के लिए सभी जो जिला यूनिट थे, क्षेत्रीय यूनिट थे, प्रदेश की यूनिट थी, फ्रंटल इकाइयां थी, सबको भंग करके
हम नए तरीके से अपना होमवर्क करेंगे कि हमसे कहाँ चूक हुई, हम समीक्षा भी करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक पैनल बनाया है जो चुनाव में हार क्यों हुई, क्या कमियां रही, उनकी समीक्षा करेगा और फिर अपनी रिपोर्ट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जयंत जी को देगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोपोगंडा का एजेंडा है, वो जीता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम उनके उस प्रपंच से नहीं सामना कर पाए। देखिए, किसानों की समस्याएं हैं, नौजवानों की समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है। हम इन मुद्दों को लेकर के एक सकारात्मक राजनीति उत्तर प्रदेश में स्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोगों को भ्रमित करने का झूठ प्रोपोगंडा। अच्छा, पार्टी कोई कितनी भी भ्रमित कर ले आरपी सिंह जी, लेकिन जनता तो आज की बहुत जागरूक है ना, तो ये तो जनादेश है। आपने बखूबी आपने बीजेपी की खामियों को गिनाया, लेकिन जनता ने शायद उन खामियों को समझा ही नहीं। वो बीजेपी के साथ चली गई, जनादेश तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया। आपके मुद्दे धरे के धरे और धराशायी हो गए। जनादेश जो है उसका सब लोग स्वागत करते हैं, लेकिन आप समझिए जनादेश मजबूत विपक्ष के लिए भी है। बिल्कुल, अगर जनादेश सत्ता के पक्ष में है तो लोकतंत्र में उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका विपक्ष की है। हम एक स्ट्रांग विपक्ष के रूप में काम करने का काम करेंगे और जो सरकार की गलत नीतियां हैं उनको लगातार एक्सपोज करने का काम करेंगे। जो उत्तर प्रदेश की जनता की समस्याएं हैं, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था के सवाल हैं, भ्रष्टाचार है, उनको लेकर के सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने का काम करेंगे। और हमको पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, व्यापारी, कर्मचारी जो ओपीएस को लेकर के परेशान है, आने वाले उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होंगे 2024 में, जब देश का चुनाव होगा, तो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से देश की जनता को निजात मिलेगी। हमको ये पूरा विश्वास है कि हम सकारात्मक मुद्दों को लेकर जाएंगे और जनता हमको जनादेश देगी। जो हमारी कमियां रह गई हैं, हम निश्चित तौर से उनकी समीक्षा करेंगे। उस दिशा में हमारा लगातार प्रयास जारी है। जल्दी ही 24 की लड़ाई और मजबूत कीजिए, बहुत जल्द। देखिए आरपी सिंह जी, रजा जी मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर हम परखें और जांचें तो बहुमत की सरकार में उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी तरीके से गठबंधन की भी सरकार में उत्तर प्रदेश के सांसदों का, जनता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक वक्त देखिए, याद होगा सभी को, जहां तक जब अमेरिका से परमाणु डील की बात हुई थी, तब मनमोहन सिंह की सरकार जो थी वो फंस रही थी, तो मुलायम सिंह 35 सांसदों के साथ आ गए थे, सरकार बचा ली थी। तो इस तरीके से गठबंधन भी यहां पर मजबूत होता रहा है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार भी मजबूत होती रही है, लेकिन इस बार का क्या आपको विपक्ष और गठबंधन इस तरीके से मजबूत दिख रहा है कि 24 में वो मजबूती के साथ खड़ा हो जाएगा? देखिए शिवानी जी, अगर आज का ही परिप्रेक्ष्य आप लें, आज जो स्थित है उत्तर प्रदेश के जो है, जो जीत के एमएलए आए हैं, चाहे विपक्ष में चाहे सत्ता पक्ष में, और पूरे देश की राजनीति पर अगर आप देखें तो आज की अगर राजनीति है तो उस राजनीति के हिसाब से आज, कल क्या हो हम नहीं समझ सकते हैं। कल कुछ हो सकता है, कुछ राजनीति जा सकती है, कहाँ जा सकती है, कौन से ऐसा जो है वो आ जाए देश के अंदर कि कहाँ से कहाँ राजनीति चले, किसके उद्देश्य लोगों को पसंद आ जाए, कोई सरकार ऐसा गलत काम कर दे कि उसके खिलाफ पूरी जनता हो जाए, तो वो नहीं कह सकते। लेकिन आज की स्थिति जो है उसमें एक ही चीज बहुत साफ दिखती है। वो साफ ये दिखती है कि लोकसभा के जो चुनाव हुआ था उसमें इतने लोग विपक्ष में नहीं जीत के आए थे कि जिससे विपक्ष के नेता को जो एक अधिकार मिलता है कि उसका कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक मिलता है, वो सब मिल ही नहीं पाया लोकसभा में। मतलब ठीक है, कांग्रेस जो है वो बड़ी पार्टी से आई, लेकिन इतनी बड़ी पार्टी नहीं आई कि 100 से उसके ज्यादा सीट हो जाते। उसके सीट इतने नीचे सीट आए कि विपक्ष 53 थी। हाँ, विपक्ष का उसको जो है एक तरीके से जो मिलना चाहिए प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल नहीं दे पाए। लेकिन आज की अगर परिस्थिति देखें तो हमें ये लगता है कि अगर यही स्थिति रही तो विपक्ष का एक प्रोटोकॉल अच्छा मिल जाएगा। अच्छा, ये लगता है। लेकिन यह है कि ऐसा है कि चुनाव में भी टाइम है, और हमें लगता है कि विपक्ष अगर पहले से तैयारी करके प्रधानमंत्री का नाम नहीं घोषित करेगा तो आप समझिए प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और उनका नाम हर बार बीजेपी बुला ले जाती है। और मोदी जी एक सर्वमान्य लीडर हैं। इसको विपक्ष को भी मानना चाहिए, इसको आम जनता मानती, क्योंकि अब प्रधानमंत्री हैं, लीडर हैं, अच्छा बोलते हैं, समाज में जाते हैं, मिलते जुलते हैं, वो अपने को प्रधानमंत्री शो भी नहीं करते। और कई प्रधानमंत्री ऐसे रहे कि 10-10 साल तक उनकी फेस देखने के लिए हम लोग तरस गए। 10 साल में कोई मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, हमारा इंटेंशन बुराई करने का नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री, उनकी चाल, उनकी ढाल, उनकी बातचीत, तो उससे हम लोग अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। अच्छा, आपको रजा जी क्या लग रहा है, क्योंकि अभी जो विपक्ष के चेहरे में से क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को टक्कर दे पाएगा? आपकी नजर में अभी क्या कोई ऐसा चेहरा दिख रहा है? हालांकि बाद में राजनीति में कभी भी तो कुछ भी हो सकता है। कुछ हो सकता है, लेकिन अभी की स्थिति में देखिए विपक्ष के चेहरे में मैं 3 लोगों को बहैसियत पत्रकार समझता हूँ।
तीन चेहरे। अब क्या चेहरे आते हैं कि नहीं आते वो एक अलग मुद्दा है शिवानी जी। अच्छा। लेकिन मैं यूथ में अखिलेश यादव को समझता हूँ, यूथ अच्छा, में। जी। दूसरा मैं एक लीडर जो महाराष्ट्र में है एनसीपी का, हाँ, पवार, उनको समझता हूँ, लेकिन काफी ओल्ड पीएम की एज हो टक्कर गए में हैं। चेहरे आपको लगते हाँ, हैं? ओल्ड एज हो गए हैं, उनको बोलने में दिक्कत होती है। लेकिन सबसे अच्छी लीडर जो है वो जो है, अब हम इनका नहीं जानते हैं कि बिहार वाले जो हमारे जो है वो क्या नाम है, जो नीतीश जी हैं, उनका भी, लेकिन नीतीश जी का नहीं। लेकिन बंगाल की जो ममता बनर्जी हैं, अच्छा। वो एक डायनामिक लीडर लगती हैं। तो हमें लगता है विपक्ष अगर इस सब में सोच के समझे कि साहब इसमें एक नाम प्रपोज करना चाहिए उसको, कि साहब ये मेरा प्राइम मिनिस्टर। होता क्या है शिवानी जी कि पार्टियां लड़ती हैं और लड़ने के बाद इकट्ठा होती हैं, तो उसमें पार्लियामेंट्री बैठक हुई, साहब हम सब गठबंधन वाले, और उसमें एक नाम दे दिया। कैसे कैसे नाम आए हैं आपको मालूम है। मैं उन नेताओं की बुराई नहीं कर रहा हूँ, आई गुजराल बहुत अच्छे लीडर थे, जो है देवगौड़ा जी बहुत अच्छे लीडर थे, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे नाम आए कि तीन जो है प्राइम मिनिस्टर होने पड़े 5 साल में, तो ये नहीं है। लेकिन अगर पहले से विपक्ष तय कर लेगा तो पूरे देश का एक आम जन जो है वो अपना मूड बना के रखेगा कि भाई हम चाहते हैं कि ये प्रधानमंत्री हो। अच्छा, तो रजा जी, मतलब अखिलेश यादव का आपको फेस अभी लग रहा है अगर प्रेजेंट किया जाए सही से उत्तर प्रदेश से, क्योंकि है भी, और जैसा कि आपने कहा कि वो हो सकता है टक्कर दे दे पीएम को, तो लग रहा है दे पाएगा? आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल को भी लोग कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करते हैं उससे ज्यादा। देखिए वो सही है, करते हैं। हाँ। लेकिन ये अगर जोड़ा जाए पंजाब और जोड़ा जाए जो है बिहार, अरे बिहार नहीं, दिल्ली, अगर वो दोनों एमएलए मिला लिए जाएं तो अखिलेश से ज्यादा होते हैं। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं। और केजरीवाल की भी अपनी एक पहचान है, इसमें कोई दो राय नहीं। और 92 सीट लाना पंजाब में, एक उसने हो गया, तो केजरीवाल भी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वो भी इस दौड़ में है। लेकिन अब विपक्ष को इसको देखना है कि किसको इस दौड़ में शामिल करता है। चलिए अशरफ जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। इस बार के चुनावों में क्या कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी ने राशन बांटकर एक नया वोट बैंक तैयार कर लिया? आपको क्या लगता है? और यही वोट बैंक जिसमें लाभार्थी वर्ग देखिए कैसे है, 15 करोड़ फ्री राशन लोगों को मिला, 15 करोड़ लोगों को, 2.82 लाख जो है किसान सम्मान योजना से लोग लाभान्वित हुए हैं, 40 लाख घर की सुविधा लोगों को दी गई है, 2 करोड़ और 61 लाख शौचालय की सुविधा दी गई है। ये बड़ा लाभार्थी वोट बैंक आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां पर इस बार मैजिक बन गया और यही मैजिक 24 में चला जाएगा? अगर आपने इसको समझा नहीं, क्या लगता है आपको इस पर? अगर लाभार्थी की बुनियाद पे इनको वोट मिलता, जो सरकार सत्ता में है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने गरीब लोगों की देखभाल करना, उनके साथ करना। ये कोई ऐसी बात नहीं जिसको आप एहसास दिलाते हैं, प्रधानमंत्री बोल जाते हैं कि नमक खाया है तो उसका हक अदा करना पड़ेगा। कोई अपनी जेब से लाके ये पार्टी नहीं कर रही है। जब शासन और सत्ता में होते हैं तो जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं उनके उत्थान के बारे में सोचना पड़ता है कि हमें क्या करना है। ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, आपको करना चाहिए। और लेकिन ये भी देखिए कि नमक का एहसास भी दिला दिया। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये सब इनकी बुनियाद आने की नहीं है। इन्होंने सीधे सीधे 80-20 किया और 80-20 करने के बाद 20% को इन्होंने इररिलेवेंट कर दिया और 80 में कोशिश की तरफ से 80-20 पर तो मत ही आइए। 80 अरे सीधे हो चुका है, तो आगे भी यही करेंगे, आगे भी है। हाँ। मैं बता रहा हूं ना कि हम कैसे करेंगे। अब हमें 85-15 करना पड़ेगा। हमें 80-20 से बाहर निकल के 85-15 करना पड़ेगा। और जरा बता दीजिए अशोक जी को, कामयाब हो गए, हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। हाँ। अब यही राजनीति है, अब 85-15 ही करना पड़ेगा। क्या कैसे 24 में जाएगा? 85-15 आपका कोई रास्ता नहीं है। अशरफ जी, 85-15 24 में जाएगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। इसकी जरा परिभाषा, डेफिनेशन बता दीजिए जरा। 85-15 क्लियर हो जाए। बिल्कुल होगा, क्या बिल्कुल होगा। डेफिनेशन क्या है? जिस दिन 85 को लगेगा कि सत्ता हमें मिल जाएगी, मेरा मतलब क्या है? 85 कौन है? 85 कौन है? किसके साथ है? 15 कौन है? किनके साथ है? पूरी डेफिनेशन एक बार समझा दीजिए ताकि अशोक जी भी समझ जाए। फिर 85 हमारे साथ रहेगा, वो हमें बताना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि सत्ता तुम्हारा इंतजार कर रही है। आप आओ, 85 एक साथ मिलकर सत्ता बनाते हैं। और जिस दिन 85 के दिमाग में बात डाल दी, उस दिन 15 इररिलेवेंट हो जाएगा। आप बात ही नहीं समझ रहे मेरी। क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गई, जनता भी कंफ्यूज हो रही होगी ना कि 85 क्या है भाई? 85 कौन है? ये किन लोगों की आप बात कर? 15 कौन है? किन लोगों की बात कर रहे हैं? 85 इनकी समझ में खूब आ रहा है। नहीं, 80-20 कर रहे हैं, जनता समझेगी तभी आपके पक्ष में वोट जाएंगे। अशरफ जी, जनता को समझा दीजिए, ये तो समझते रह जाएंगे। आप जनता को समझा दीजिए 85-15 जरा। जनता बहुत समझदार है। हाँ, घुमा गए बात को। समझदार है कि जिस दिन 85 डंडे की चोट पे बोली ना 85-15 कर लिया,
डंके की चोट बोलिए, जनता तो समझे भाई। अगर मुद्दे नहीं समझाएंगे जनता को अशरफ जी, तो कैसे वो आपके साथ आएगी? हम जनता मिसगाइड हो जाएगी। मिसगाइड मत कीजिए, नहीं करेंगे, लेकिन जनता समझ, मिसगाइड मत कीजिए। जनता समझ 85 कौन 15 कौन? जनता समझ एक लाइन में जवाब देंगे आप इसका? 85% का हक, एक लाइन में जवाब देंगे। 85 15 कौन? 15 तो इनको 15 इनके साथ रह जाएंगे, इनके साथ अब 15 चलिए रह अशोक जी जाएंगे। बताइए भैया क्या है 85 15 आपके हिसाब से इनका? क्योंकि ये तो क्लियर बोलेंगे नहीं, बस 85 15 करते रह जाएंगे, जनता मिसगाइड होगी, फिर से जनता का भारतीय जनता पार्टी को कहीं मैंडेट ना दे दे वो। 80-20 मालूम है, जब इन्हें 80-20 पता है तो इन्हें 85-15 भी मालूम होगा। तो 80-20 लाए ये चुनाव के अंदर। विद्वेष फैलाने वाले लोग हैं, ये फिर नौटंकी शुरू कर दिए जाति विद्वेष का, सांप्रदायिकता का। लेकिन हमने कहा अरे लाना पड़ेगा, आपको गिराने के लिए जरूरी है, आपको ढकेलने के लिए जरूरी है। आप उन्माद फैला के हिंदू मुस्लिम राजनीति करके 80-20 करके आप सत्ता में आते हो। 20% को आप इनोवेट करते हो, एक टिकट तक नहीं देते उनको। 80% की राजनीति जो आप करते हो, इसको हमें 85-15 करना पड़ेगा। 75 मैं आपके माध्यम से तमाम विपक्ष के नेताओं से अपील करता हूँ कि 85-15 की राजनीति करके इनको सत्ता से बाहर फेंकिए। ये 1595 नहीं, आपके 1585 नहीं, फेल हो जाएगी। 420 करने वाले अब लोग समय आ हैं रहा है और 85-15 करने का पार्टी है। ये जाति विद्वेष सबसे फैलाने ज्यादा वाले लोग हैं, तीनों पार्टियों ने सांप्रदायिकता टिकट दिया फैलाने वाले प्रकाश को। लोग हैं। अभी लेकिन अखिलेश सारे के यादव ने सारे कहा हार था, गए, आपकी ये पार्टी ने लोकतंत्र खाली का अंतिम सारे चुनाव है। प्रकाश ने जो है आप लोग बीजेपी को सड़कों वोट पे किया। निकलिए, क्रांति करिए। तो अब ये यानी फार्मूला बदलना पूरी पड़ेगा। क्रांति की बात अखिलेश यादव चलिए ने अशरफ जी, आपकी अशोक जी से बातचीत हो गई? देखा होगा अशरफ जी, अशोक जी से बातचीत हो गई आपकी? अशरफ जी रुक जाइए, अब जरा सवाल मेरा था, सवाल का भाई जवाब ही नहीं दे रहे आप तो। अशरफ जी गजब है भाई आप। मैं क्या 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 पूछ रही हूँ आपसे? 85-15 कौन? मतलब आप एक डेफिनेशन तो सेट करेंगे ना जनता के लिए, और वही जनता तो आपको 24 तक ले जाएगी, शीर्ष तक। तो आपको बहुत जरूरी है इस कंफ्यूजन को दूर करना। आपको एक शब्द में तो बताना पड़ेगा ना भाई 85-15 क्या है? 80-20 पूछा आपने? हाँ अच्छा ये बता दीजिए आपके 80-20 कौन है? क्या बात करें 80-20 कौन है? 80-20 की तो पूरी डेफिनेशन देखिए होता है। इस बार 17 के चुनावों में चल पड़ी भाई। सीएम योगी ने तो कह दिया ना कि 80 हमारे साथ, 20 आपके साथ। अब आप बता दीजिए 85 कौन आपके साथ, 15 कौन उनके साथ? नहीं, ये आप कर रही हैं। नहीं आपने सुना नहीं, आप कर रही हैं। मैं नहीं कह रही, मैं आपके कर रही हैं। थोड़ी ना बैठी हूं। नहीं, आपने सीएम का इंटरव्यू सुना था? आप कर रही हैं। अशरफ जी रुकिए, अशोक जी आप कर रही हैं। अशोक जी आप रुकिए। अशरफ जी आप बात सुनिए पहले। आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते ना। अशरफ जी बात सुनिए, ये मेरे शब्द नहीं है। आपको सीएम योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू सुनना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मीडिया चैनल पर बैठकर कि 80 हमारे साथ जो है वो डेफिनेशन है। अब आप सुन लीजिए पहले, आप नहीं पहले आप सुनिए। और 15 वो है जो आप गठबंधन के साथ और आपके साथ चले गए। मेरे शब्द नहीं है ये, तो आप ये मत कहिएगा कि मेरे शब्द। आप अपनी डेफिनेशन बता दीजिए यहाँ पर क्या है। ना उस इंटरव्यू में ना उस इंटरव्यू में उन्होंने कहीं नहीं कहा कि 20% कौन है। गजब है। अच्छा बैठे हमारे साथ, आप चलेगी झूठ बोलेंगे क्या? उसके बाद जी आपने शिवांगी जी जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, मैंने खुद टीवी पर सुना है कि मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है 80-20 लोग ले रहे हैं, हिंदू मुसलमान ले रहे हैं, वो लेना चाहिए जो जैसे ले, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि 80 वो लोग हैं जो हमारे कार्यों की, जो हमारे वर्कों की तारीफ करते हैं, हमारी बातों का समर्थन करते हैं, हमारे उद्देश्यों को मानते हैं, वो 80 हैं। और 20 वो हैं जो हमारे कार्यों को, हमारी जो मैनिफेस्टो हो उसको नहीं मानते। 20 में है। लो अरे भाई गजब अशरफ जी। अच्छा हम जब 20 में इनको किनको ले आए? 20 में अच्छा जी 20 में आप किनको ले आए? आपने बोला वही 20 रना साहब भी, रना साहब। अच्छा 20 में है ये, मतलब अच्छा आप सुरेश जी आप ध्यान दे रहे हैं कैसे 20 भाई? अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 80 जो है हमें समर्थन करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। तथ्यों के साथ आइए अशरफ जी, तथ्यों के साथ आइए। 20 और 80 बनाम यहाँ मत स्टूडियो में मत कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। 80 बनाम 20 ये स्टूडियो में नहीं चलेगा। यहाँ पे सब और हम मीडिया बंधु हैं, वो भी मीडिया बंधु हैं। मीडिया ना बात रखता है, हम किसी का पक्ष लेने के लिए नहीं बैठे। लेकिन आप गुमराह कर गए, आप गुमराह कर गए। आप 85-15 डिफाइन नहीं कर पाए तो अब हम पे कूद पड़े। चलिए आप नहीं बोलेंगे ना, आप नहीं बोलेंगे, आपने कह दिया। मैं चलती हूँ आरपी सिंह जी के पास। आपके साथ तो है जनाब, ये भी आपके साथ है ना गठबंधन में। आरपी सिंह जी
आप पहले तो ये बताइए, आप अशरफ जी की बातों से कितना इत्तेफाक है? बस अशरफ जी, आप बोल चुके, बात की बात मैं बाद में सुनूंगी। आरपी सिंह जी, आप बताइए जरा। अशरफ जी की बातें अपनी जगह पर है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा अपनी जगह पर है। हम उत्तर प्रदेश में सकारात्मक राजनीति करते हैं और जो उत्तर प्रदेश की समस्याएं, हम 100% की बात करते हैं। जो 100% लोगों की समस्याएं हैं, जो उनकी चुनौतियां हैं, उनकी जरूरतें हैं, हम उनकी बात करते हैं। हम सोसाइटी को डिवाइड करके राजनीति करना नहीं चाहते, ना हमारा एजेंडा है, ना हमारे नेतृत्व ने कभी इस तरह की कोई बात की। बहुत स्वागत योग्य आपकी हम बात है। जो उत्तर प्रदेश की जनता है, देश की जनता है, हम 80 और 20 और 85 और 15 के लिए थोड़े हैं। हम राजनीति करने आए हैं तो हम 100% लोगों की जो बातें हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनकी बात करेंगे। सही बात है। ये डिवाइड एंड रूल का जो फार्मूला है, ये जनता इससे पीड़ित है, आहत है। अच्छा, और उत्तर प्रदेश को, देश को एक सकारात्मक राजनीति की जरूरत है। उन दलों को जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। लेट मी फिनिश। उन राजनीतिक दलों को ये जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि हम 80 और 85 और 15 और 85 के लिए थोड़े हैं। हम उत्तर प्रदेश की या देश की अगर राजनीति की बात करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी 100% लोगों के लिए है। और हम एज ए राजनीतिक दल अपनी पार्टी की बात जानते हैं कि हमने इस तरह की न कभी बात की है, न इस तरह की बात में कोई आस्था है। हम 100% लोगों की बात करते हैं, उनके प्रति जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी की बात करते हैं। अशरफ जी, आपने सुना आरपी सिंह जी को? ये होता है एक सही तरीके से अपना स्टेटमेंट रखना कि हम 100% लोगों की बात करते हैं। 80-85 क्यों करें भाई? हम 15-85 क्यों करें भाई? आपके सहयोगी ना ये, तो इन्होंने क्या कहा? आप बांटने का वक्त नहीं है, अब एक साथ लेने का वक्त है। और आप आरोप जरा सोच समझ के लगाइए पूरे तथ्यों के साथ। मैं आती हूँ अशोक जी आपके पास। अशोक जी, आपने सुना? जवाब ले लीजिए। आती हूँ मैं। आपसे बहुत देर तक मैंने जवाब मांगा ना अशोक जी, आप दे ही नहीं पाए, लेकिन आपके सहयोगी दे गए। अच्छी बात है कि आपके सहयोगी बखूबी दे गए। आप तो रजा जी पर मुझ पर ही बड़ा पड़े भाई, ऐसे थोड़ी ना चलिएगा यहाँ पर स्टूडियो में। आप यहाँ पर आके गजब एकदम खेल मचा रहे हैं। तो ले लीजिए। आती हूँ मैं, रुक जाइए अशोक जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या कहा है? आती हूँ अशोक जी, अब आपका वक्त अभी आएगा बाद में, रुक जाइए। वक्त था तब बोला नहीं। अशोक जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जरा आप बताइए, ये जो एक आंकड़ा है 301 का सदन में भारतीय जनता पार्टी का 63 है, आपकी उत्तर प्रदेश की सीटें कांग्रेस की हैं, वहां पर 53 यानी कि 53 सीटें 2 यूपी की आती हैं, बहुजन समाज पार्टी की 10 सीटें आती हैं सदन में, समाजवादी पार्टी की 5 सीटें आती हैं, अपना दल की 2 सीटें आती हैं। ये पूरा मैंने आपको एक मोटा माटी आंकड़ा बता दिया। अब ये आंकड़ा अगर आप देखें 24 में, तो आपको क्या लगता है 301 का बरकरार रहेगा या विपक्षियों का आंकड़ा एकजुट होकर आपको फेल कर देगा? आपको ऐसा मुमकिन लग रहा है अभी? देखिए, आपको बता दें, आज भी अगर विपक्ष नहीं सुधरा, डॉक्टर लोहिया चाहते थे अगर सरकार है तो विपक्ष भी सशक्त रहना चाहिए, लेकिन आपके सामने कह रहे हैं कि अगर विपक्ष नहीं सुधरा, इसी तरह 95-15 MY XY, 2 भाई 2 बहन, भाई बहन, माँ बेटा 80-20 क्यों कर रहे थे? बबुआ 80-20 क्यों कर रहे थे? ये अगर चलता रहा तो हमको तो लगता है तो भाईचारे से इतनी दिक्कत क्या है? अगर 2 भाई मिले, सुन लीजिए, अगर 2 भाई मिले तो आपको दिक्कत क्या है? भाईचारे से आपको 85-15 बुरा लगेगा? 80 भाईचारे से जीतेंगे, उसके बाद बुरा लगेगा? आप बताइए ना, आपको भाईचारे से क्या दिक्कत? 80-20 करके चुनाव जीतेंगे, उसके बाद बुरा लगेगा? हम मारते अरे भाई, हम तो समाज में भाईचारा के चुनाव जीतेंगे। आप भाई मिलते हैं तो आपको दिक्कत क्या है? चैनल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि अगर देश में, प्रदेश में भाईचारे की कोई बात करता है तो भाई आपस में मिलते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्या है? आप बताइए ना। अगर भाई बहन मिलते हैं, भाई भाई मिलते हैं, रहेंगे तो जनता इन लोगों को सुन लो प्रभु, सुन लीजिए। अगर भाई भाई मिलते हैं, भाई बहन मिलते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि भाईचारे से दिक्कत क्या है? भाई बहन के मिलने से दिक्कत क्या है? भाई भाई के मिलने से दिक्कत क्या है? जवाब दीजिए अशोक जी, क्या आपको देश के गद्दारों को गोली मारो तो भाईचारा जिंदाबाद कहते हैं। आपका कैबिनेट हम भाईचारा जिंदाबाद कहते हैं, किसान देश के गद्दारों को गोली मारो आपका कैबिनेट अशोक जी, आरपी सिंह जी सुन लीजिए, अशोक जी क्या कह रहे हैं? अशोक जी, क्या आपको भाईचारे से दिक्कत है या आपको, जैसा कि अशोक जी कह रहे हैं कि 80 बनाम 20, 15 बनाम 85, किससे दिक्कत है? बता दीजिए, दोनों को जवाब मिल जाएगा अभी। देखिए, अपना पॉइंट रखिए। हमको भाईचारे से कोई मुझे दिक्कत, लेकिन इस तरह का समझौता न हो कि बुआ को बबुआ मारते मारते गेस्ट हाउस में पहुंचे, फिर ऐसा भी न हो
मुझे हमको दिक्कत ये भाजपा है कि सपा ने लोगों हरा ने दिया, 80 सपा की गए हमको राजनीति शुरू की। जयंत चौधरी ने हरा अगर दिया। आपका विकास मेरा का ये एजेंडा मानना इतना है, ही ये भाईचारा तो आप नहीं 100 है, की बात क्यों ये नहीं भाई करते? बेचारा है। आप 80-20 क्यों लेके आए? बेचारा होके घूम रहा 80-20 है। इसीलिए लेके आए। भाई बेचारा। लोग ये समझ रहे हैं कि कौन 20% भाई बेचारा, चलिए भाई बेचारा आप बता दिया 100% उन्होंने। की बात लेकिन क्यों नहीं देखिए करते? अशरफ जी, मैंने आपसे लगातार बार बार जब पूछा, आप लेके आते हो अब तो मैंने हमें आपसे बोलना लगातार बार बार पूछा अशरफ जी कि आप 85-15 क्या, और आप अब रजा जी पर कूद गए, बोला 20 में ये भी आते हैं। तो जब उनका जवाब सुन लीजिए, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जैसे वो कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए अशरफ जी, पहले आप जैसे काम आप करके सुन 80-20 लीजिए पहले समझ क्या गए कह रहे वैसे 85-15 समझ जाइए। बहुत डिफाइन नहीं कर पा रहे। हाँ आपने कई सुनिए, बार पूछा। बिल्कुल जैसे 80-20 आपकी पूछा समझ आपने। में आ रहा है लेकिन ना? ये डिफाइन नहीं कर पा रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हाँ। काशी राम ने राजनीति शुरू की इस देश के अंदर, तो काशी राम ने एक नारा दिया था 85 और 15 का, अच्छा वोट हमारा राज तुम्हारा। अच्छा। ये एक स्लोगन भी निकला था। अच्छा। तो ये बता नहीं पा रहे हैं ठीक से, पता नहीं क्यों, क्या इनके अंदर है। अरे जब वो काशी राम वो ने 85% कहा में ओबीसी, ब्राह्मण ठाकुर, दलित हाँ। और मुसलमानों को और कहते लाला थे अच्छा। भुयारी, और समझा 15% दीजिए। में जो अपर कास्ट है, आप तो एक्सपर्ट उनका हैं, आप कहना समझा था कि दीजिए। अपर कास्ट जो जरा है 80-20 में 15% समझा है। उनका दीजिएगा। मानना था, अब क्या है क्या नहीं, वो तो अब गणित बताएगी। साहब, आप 15% 20 में है कि अपर नहीं? कास्ट है, अपर कास्ट जो है वो सत्ता में रहती है। हाँ। हम जो है 85% बीस है में, आप ओबीसी, 20 अच्छा जी, भाई बात और- नहीं सुनते हैं आप बात सुन लिया तो कीजिए ना। ये रुक जाइए 2 मिनट। 80-85 का जवाब दे प्रतिशत रहे था। हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, हाँ। वो ऐसा काम कर रही है कि वो 80-85 और ये सब के चक्कर में नहीं है। वो सत्ता में आती है तो फिर सबको एक तरीके से देखती है, अरे चाहे 80-20 पे बोल वो दीजिए, उज्ज्वला रिजवी योजना में साहब। जो है वो किसी को गैस देना हो, हाँ। चाहे आवास 80-20 देना हो, पे बोलिए और ना, चाहे आप खानदान ये बांटना समझ हो, बिल्कुल। उसमें किसी जात के साथ उसने वो नहीं किया कि साहब ये मुसलमान है इनको नहीं देंगे, ये साहब जो है अच्छा, आप ठाकुर है 20 इनको में है नहीं कि देंगे, ये दलित हैं साहब इनको नहीं देंगे। रिजवी साहब, तो आप ऐसा 20 में नहीं है किया कि आपने सर। वोट लेने में अलग जो क्या हो उन्होंने रिजवी किया हो। साहब, आप 20 में है कि नहीं है? नहीं, मैं 20 में नहीं हूँ। मैं 20 में क्यों हूँ? रिजवी साहब, ये तो 80 और 20 आप अशरफ जी, क्यों आप मानते यहाँ पर हैं? बैठ के सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। 80-20 में मैं आप क्यों सीधे हूँ? सीधे बैठ कर यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं। 20 में है, 80-20 में वो मुख्यमंत्री 85 ने में है। साफ आप अपनी कहा, बात का जवाब नहीं दे रहे हैं यहाँ 80-20 में पर। मुख्यमंत्री ने गजब साफ है कहा आप। कि 80% आपको वो कहना है हैं तो जो खुद कर हमारे बोलिए, आपको विकास के मंच चीज मिला को है। मानते रिजवी हैं। साहब से मैं पूछिए। मुख्यमंत्री के विकास के काम को मानता हूँ। नहीं, चलिए। उन्होंने जो 5 साल अरे काम किया वो आप ठीक बैठे काम सफाई रजा दे जी, रहे आप हैं, सुनिए रिजवी अशरफ जी, आप मेरी बात सुनिए जरा। आप बहुत देर से साहब वहां पर बैठे सफाई दे रहे हैं। आप बहुत देर से वहां पर बैठकर रजा जी को 20 में डाल रहे, कहीं मुझे आप कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, मतलब कुछ भी बोलना है आपको। आप फैक्ट पर बात नहीं करेंगे। आपको उन्होंने 20 की भी डेफिनेशन बताई, आपको उन्होंने 80 की भी डेफिनेशन बताई, आपको 85 की भी डेफिनेशन बताई रजा जी ने, और 15 की भी डेफिनेशन बताई है। आप अपने हिसाब से सुनते हैं, सिर्फ चुनावों में भी और आज यहाँ क्यों पर बुरा भी। लग रहा है आपको? गजब है आप एक ही आज पक्ष क्यों सुनेंगे बुरा क्या? लग रहा है? अच्छा, जो क्यों बुरा आपके लग रहा है? हिसाब से हो, देखिए आपके सहयोगी आरपी सिंह जी कितनी अच्छी बात है, आप उसको सराह लीजिए कम से कम। उन्होंने कहा मैं तो 100% लेके देखिए, चले भैया, आरपी सिंह क्योंकि का 80, जवाब 20, सुन लीजिए। 85, 15 पे तो हार आरपी गए सिंह आप। साहब का सीटें जवाब भले सुन बड़ी, लीजिए। लेकिन सत्ता नहीं मिल पाई आप आपको। जवाब और अभी सुन भी यही लीजिए। करे तो 24 आप तक जवाब आपकी सुन वही, लीजिए। अभी जो स्थिति आप 22 में है वो आप 24 में जवाब चली ले लीजिए। जाएगी। आप बात नहीं सुनेंगे, लेकिन आरपी आप बात नहीं सिंह का सुनेंगे। जवाब ले लीजिए। नहीं, आप क्या जवाब देंगे? चलिए एक लाइन में आप जवाब दीजिए, क्योंकि वक्त बहुत देखिए, कम है। इसमें कोई पर्सनल अटैक करने की जरूरत नहीं है। आप वही- 20 में है कि आप 80 में है, ये पर्सनल आरपी अटैक सिंह करने साहब की आप का पहली जवाब बात ले तो लीजिए। आप पता नहीं किस बात खौफ किस बात का है अशरफ जी, आपको किस बात का खौफ है कि आप 85 और 15 नहीं बोल मैं पा रहे? बिल्कुल कहूंगा। खौफ है आपको किसी 80-20 चीज का? की क्या राजनीति कोई जब पीछे भाजपा डंडा ने लेके शुरू बैठ की गया तो क्या आपको आपके? बुरा लगा? कि कहना भैया बोलना मत, खाली पहलियों में बातों को समझा देना, उस वक्त मिसगाइड कर दो जनता को। इतना ही खराब गजब है लगा आप। आपको। देखो इसी में फोटो ले लो। 80-20 की राजनीति तो 8% कैसे अब वोट मिल राजनीति गया? से ऊपर उठ जाइए, मैं अशोक जी के पास जा रही हूँ। अगर 80-20 है तो 8% कैसे वोट मिल गया मुसलमानों का? अशोक जी मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या यही सारे मुद्दे 22 में, 22 के मुद्दे 24 में चले जाएंगे क्या? जब मुख्यमंत्री बाकायदा बोल रहे हैं कि 80-20 करेंगे हम। देखिए 80-20 बोल रहे थे, लेकिन 8% वोट मिला कैसे मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी को? अशरफ जी गौर कीजिए भाई, आप बहुत अच्छा विपक्ष का रोल अदा करके आए हैं। मैं तो चाहती हूँ कि आप और मजबूत हो जाए 24 में। आपके लिए मैं बातें कर रही हूँ, लेकिन आप हैं कि आप इससे आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। अशोक जी मैं आपके पास आ रही हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। आप तो चाहती हैं डॉक्टर लोहिया की तरह कि विपक्ष सशक्त हो, आप स्वयं चाहती हैं, लेकिन ये स्वयं नहीं चाहते कि विपक्ष सशक्त हो। ये अभी वो दिख गया यहाँ पे। करके ठीक करेंगे, हाँ, हाँ। फिर कहेंगे वैक्सीन मत बिल्कुल लगवाओ, हम नहीं मोदी चाहते। की भाजपा की 80-20 वैक्सीन आप मत करोगे, हम लगवाओ, नहीं चाहते। फिर कहेंगे हिंदू मुस्लिम उन्माद आप फैलाओगे, हम नहीं चाहते। देखिए 80-20 का फार्मूला खत्म इसलिए हो गया कि 8% मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, तो इसलिए 80-20 खत्म हो गया जो आप कह रहे हैं। बटन अशरफ दबाओगे जी, दिल्ली मुझे में हंसी आ रही है ये हम मुझे करते हैं। हंसी आ रही है आप पर।
और आरपी सिंह जी भी बीच बीच में मुस्कुरा देते हैं, भले खुल के ना कह पाए क्योंकि भाई भाई का भाई गठबंधन है। आरपी सिंह जी क्यों ऐसा है क्या? भाई भाई का गठबंधन है तो आप क्या इसलिए डिफाइन नहीं करेंगे कि आप डिफाइन करेंगे इसको? जवाब ले लीजिए ना। अरे आप तो रहने दीजिए जनाब, आप तो रहने दीजिए जनाब, मुझे हंसी छूट रही है, जनता हंस रही होगी। भाई का गठबंधन बना। अच्छा जी बस हो गया आपका वक्त। आरपी सिंह जी बोलिए। आज माननीय कांशीराम जी की जयंती भी है। हाँ। और आप जो उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की पहल की थी, हाँ। आज कहीं ना कहीं वो जो एजेंडा था उनका, जो उनकी पॉलिसी थी, वो कहीं ना कहीं कमजोर होती दिखती है। तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है, जो वंचित शोषित पीड़ित समाज है, जो तबका है, आज भी वो समाज में मौजूद है, तो उसकी जो समस्याएं हैं, हम किसी की बहस में पढ़ना नहीं चाहते कि 80-20 क्या है, 85-15 क्या है। आप देखिए आज कांशीराम जी की जयंती है और उनकी जो मुहिम थी वो कहीं ना कहीं कमजोर हुई। किन कारणों से हुई? वो 15% लोग जिनकी वो बात करते थे, जब उनकी मुहिम की सरकार आई, सत्ता आई, तो वो लोग वहाँ भी काबिज रहे। तो हमको ये समझना चाहिए कि उस समाज को, उस वंचित शोषित समाज को कैसे उनका समाज में स्थान अच्छा हो, बेहतर हो। हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने बहुजन उदय अभियान भी चलाया था चुनाव से पहले। हाँ। और हमारा अब भी ये मानना है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उनको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इसके लिए हम उनको संगठन में भी जगह देंगे, उनके समस्याओं को लेकर आंदोलन करेंगे। और हम फिर एक बार आपसे कहना चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में और देश में एक सकारात्मक राजनीति का प्रयास कर रहे हैं, एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और जो किसानों, नौजवानों की समस्याएं हैं, जो वंचित लोगों की समस्याएं, व्यापारियों की समस्याएं, हम सबको साथ लेकर के उनकी समस्याओं पर लड़ने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक अच्छा विकल्प बनने का प्रयास करें और उत्तर प्रदेश और देश को एक सकारात्मक राजनीति के लिए अच्छा प्रयास मिले। स्वागत योग्य बात है आपके आरपी सिंह जी, मुझे बहुत अच्छी बातें लगी आपकी, क्योंकि आप एक मजबूत एक लीडर की तरह आप कह रहे हैं अपनी पार्टी को उभारेंगे, लेकिन आपके भाई जो है वो सुन नहीं रहते। भाई अशोक जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। इस बार 22 की जीत, 19 की जीत, 14 की जीत को हम देखें तो एक कांग्रेस की कमजोरी, विपक्ष की कमजोरी आपको जीत दिला गई, या फिर आप ये समझ रहे हैं कि विपक्ष कमजोर हो या हावी हो, भाई हम तो जीतेंगे? क्या लगता है आपको, आपकी जीत का फैक्टर कैसे आगे और बढ़ेगा? देखिए, विपक्ष जब हम आए थे तो मजबूत था, लेकिन अपने करनी से धीरे धीरे हाशिए पे जाने लगे। उसका मूल कारण है कि मोदी जी जब आए तो उन्होंने राजनीति के ट्रेंड को बदल दिया। अब ये राजनीति नहीं चलेगी कि मेरी नाक इंदिरा गांधी से मिलती है तो हमें जिता दो, मेरा माथा फिरोज गांधी से मिलता है तो जिता दो, हमको जिता दो, लोहिया के नाम पर हम आएंगे, पूरे परिवार वालों को मंत्री बनाएंगे, हम जो है आएंगे तो सफाई महोत्सव करेंगे। बताओ, खत्म हो गई इस तरह की राजनीति। उत्तर प्रदेश में आतंकवाद खत्म हो गया, उत्तर प्रदेश में गुंडा। चलिए, मैं आखिरी कमेंट आरपी सिंह जी का ले लेती हूँ, क्योंकि बहुत देर से कुछ कहना चाहते थे। आरपी सिंह जी, एक लाइन में जवाब दीजिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जवाब दे दूं। माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, संवैधानिक पद है, हम सब लोग सम्मान करते हैं। लेकिन उनके राजनीति में आने के बाद निश्चित तौर से राजनीति में कुछ परिवर्तन आए हैं। और हम सब लोगों को ये सोचने की जरूरत है, हम प्रयास भी कर रहे हैं, हम समझेंगे कि जो परंपरागत राजनीति थी उससे हट करके एक नए तरीके की राजनीति देश में डेवलप हो रही है, और उसको उस मोर्चे पर जाकर के जवाब देना पड़ेगा। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव थे तो भारत सरकार के कितने मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, और एक तरफ विपक्ष था, हमारे नेता थे जो गांव की पगडंडियों पर चल करके मुद्दे उठा रहे हैं। एक तरफ 3-3 चौपर उतर रहे हैं, एक जिले में 4-4 मंत्री प्रचार कर रहे हैं। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी का अपना चौपर सबके उतरे है, चौपर सबके उतरे आरपी सिंह जी, चौपर तो सबके पास है, हमारे पास उनके बराबर संसाधन नहीं है, उनके तो बराबर आपकी संख्या भी तो उतनी नहीं है ना आरपी सिंह जी, आपकी संख्या भी तो उतनी नहीं है ना। अब देखिए, चर्चा चली इस बार, परिवर्तन आया है तो उस परिवर्तन का सामना कैसे करेंगे, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, अब 22 का नतीजा कितना निर्णायक होगा 24 के लिए, ये प्रधानमंत्री ने अपने एक भाषण में जिक्र कर दिया है, लेकिन अभी भी 80 बनाम 20, अभी भी 85 बनाम 15 चल रहा है, तो ये सोचने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।